नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पिछले दिनों हुई धामी सरकार की अहम बैठक में एक प्रस्ताव पर मोहर लगी। विशेषकर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है। वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा। वन पंचायत के पास जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्ष रोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी का अधिकार रहेगा। अधिकार देने से वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक पहल की है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के लिए लगातार अनेक प्रभावी कदम उठा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश सरकार का पहाड़ी जनपदों के विकास पर विशेष फोकस है। तो 9 सदस्यीय वन पंचायत संशोधन कानून को लेकर इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। धामी कैबिनेट की इस बैठक में ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। धामी सरकार का कहना है कि प्रदेश के विकास पर उनका विशेष फोकस है। 9 सदस्यीय पंचायत सदस्य यानी कि गठन किया गया है टीम का। तो 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया गया है। धामी सरकार की धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। सरकार का पहाड़ी जिलों पर विशेष फोकस है। पहाड़ी जिलों में सुविधाओं को और आसान बनाना है। वहां तक सारी जमीनी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य धामी सरकार ने रखा है और इसके लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं पर काम चल रहा है। योजनाओं को लेकर मंथन चल रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों से पहाड़ों को कोई नुकसान ना हो। जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा का सामना करना पड़ा था, वैसी कोई व्यवस्था दोबारा से बनती हुई ना नजर आए। इन सब चीजों पर भी विशेष ध्यान, विशेष फोकस सरकार का है। 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया गया है। जो सरकार पहाड़ी जिलों पर फोकस कर रही है, वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना और साथ ही साथ वहां के जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, उनको आसान करना। जो दुर्गम मार्ग हैं, उनको और ज़्यादा सुविधाएं वहां पर पहुंचाना, तकनीक पहुंचाना, इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार फोकस कर रही है ताकि जनता का जीवन और ज़्यादा सुगम हो सके पहाड़ी क्षेत्रों में। उसी तरह आपने जैसा वन पंचायतों वाला विषय कहा, अगर आप फॉरेस्ट के बजट को भी देखेंगे, चाहे वो जायका प्रोजेक्ट का पैसा हो, चाहे स्टेट सेक्टर का पैसा हो, चाहे सेंट्रल से पैसा लाने की बात हो, तो कैसे जंगलों को बचाना है और कैसे जो जंगलों के अतिरिक्त वन भूमि है उसका सदुपयोग और उसका उपयोग वहाँ के स्थानीय जनों के साथ मिलकर कर। तो धामी कैबिनेट पर इस अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विपिन नेगी जुड़ गए हैं। विपिन, अहम प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट में मोहर लगी है। विशेषकर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल पूजा, ये एक खास तौर से दुर्गम क्षेत्र और वन क्षेत्रों की बात करें, वहाँ के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव वन अधिनियम के तहत जो ये हुआ है, ये इसमें काफी लोग जो है इसको लेकर काफी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है, पुष्कर धामी सरकार खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। और लोकसभा चुनाव एक तरफ है और दूसरी ओर एक बड़ी से बड़े योजनाओं का जो एक शिलान्यास कहें या घोषणाएं कहें, लगातार जो पूरे उत्तराखंड में लगातार होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो ये वन अधिनियम नियम है, इसको लेकर, संशोधन नियम को लेकर ये जो प्रस्ताव पारित किया है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है काफी अच्छा एक क्षेत्र, जो क्षेत्रवासियों के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्रवासी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक कार्य बताया जा रहा है। और खुद सबसे बड़ी बात बताएं कि लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है एक बड़े बड़े कार्य अपने क्षेत्र के कर रही है। चाहे उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में बहुत कार्य करती चली जा रही है, जिसको लेकर कहने की प्रदेश की जनता जो है अब घोषणाओं पे घोषणाएं जब उनको मिल रही हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास कार्यों की बात हो रही है, चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बहुत बड़ी
उपलब्धि जो है प्रदेश सरकार की सामने नजर आ रही है। विपिन, एक तरफ सरकार का उद्देश्य है, फोकस है पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना, पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं को, तकनीकों को बढ़ाने का, लेकिन ऐसे में यह भी देखा जाता है कि पहाड़ों से ज्यादा छेड़छाड़ करना नुकसानदायक होता है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। और जोशीमठ आपदा जिस तरीके से आई थी, यह एक बड़ा सबक था। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों पर जो प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं, जो विकास कार्य वहां पर होने हैं, सरकार इन सब चीजों को लेकर कितना सतर्क नजर आ रही है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है, चाहे क्षेत्र विकास पूरे प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में जो विकास होते हैं, जहां पर पहाड़ों पर पहाड़ काट के भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, चाहे रिसोर्ट्स में हो या तमाम बिल्डिंग्स हो या किसी भी चीज में, क्योंकि जोशीमठ जो आपदा आई थी उसको लेकर एक सबक लेना चाहिए था। पर इस चीज में जो लीगल तरीके से विकास कार्य के अलावा जो कहीं ना कहीं प्रदेश में अगर कोई आगे उपलब्धि के लिए अगर कोई कार्य हो रहे हैं, चाहे रिजोर्ट्स वगैरह स्वामी मालिकों की बात करें या तमाम लोगों की बात करें जिनको एक पर्सनल बेस पे जो है वन पहाड़ों से कहीं ना कहीं एक फायदा हो रहा है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात है उपलब्धि देखने को मिल रही है। पर जिस तरह से प्रदेश सरकार अपनी ओर से सतर्कता दिखाती है, अपनी ओर से तमाम बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वो धरातल पे नजर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात पूजा आपको बता दें कि लगातार ऐसे मामले, चाहे आप किसी टूरिस्ट प्लेस की बात करें, चाहे आप किसी ऐसी क्षेत्र की बात करें जहां पर यात्रा चारों धाम की चल रही है, तो वहां पर रिजॉर्ट्स वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी लगातार बनती चली जाती हैं, जहां पर जो है वन क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं नियमों को जो है कहीं ना कहीं उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। और पूजा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रदेश में ऐसे मामले एक नहीं, पता नहीं ना जाने कितने हो जाते हैं। प्रदेश सरकार में जब मुख्यमंत्री जी से इस बारे में पूछा जाता है, जब बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है इसमें सतर्कता है और कहीं ना कहीं सतर्क होकर जो है इस चीज को रोकेंगे और अपनी ओर से जो भी ऐसा करेगा उसको दंड देंगे। तो बातें इस चीज में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार एक्टिव नजर नहीं आती। हालांकि नियम को लेकर जो एक संशोधन नियम है, इसको लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के जो एक अच्छे तबकर के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक योजना ये सामने आई थी। बिल्कुल विपिन, अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश सरकार ने जो 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया है, वो किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को पहुंचा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आचार संहिता लगते ही हल्द्वानी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस थमा दिया। बेस अस्पताल परिसर में सरकारी योजनाओं के होर्डिंग लगे हुए थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी कार्यालयों से होर्डिंग हटाने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन बावजूद इसके बेस अस्पताल के सीएमएस को नोटिस थमाया गया है, क्योंकि अस्पताल के पास में सरकारी योजनाओं को लेकर होर्डिंग लगे हुए थे। इसी क्रम में एक शिकायत हमें सी विजिल के माध्यम से भी प्राप्त हुई और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके माध्यम से भी हमने इसको वेरीफाई कराया है। तो बेस हॉस्पिटल परिसर जो हमारा है उसमें इस तरह की सामग्री अभी पाई गई है, तो उनके जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको स्पष्टीकरण और नोटिस इसमें इशू किया गया। लोगों से भी क्या अपील है? बाकी लोगों से अपील है कि जो आपकी निजी संपत्तियां हैं उस पर भी 72 घंटे के अंदर आपको सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटानी है और जो भी आप सामग्री लगवाएं उसके लिए विधिवत अनुमति ले लें, इसका जरूर ध्यान रखें। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया करेंगे, चुनावी रैली और अन्य गतिविधियों को संचालित करें। निर्वाचन संबंधी प्रचार प्रसार संबंधित एआरओ से अनुमति लेकर ही काम करें। साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अनुमति लिए जाने का आवेदन किया जा सकता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी एसओपी है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए।
लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम ने लक्सर विधानसभा क्षेत्र की बीएलओ उड़न दल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान बीएलओ को कड़े निर्देश दिए गए। अभी तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में छूट गए हैं उनके नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्वाचन कार्यालय में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। तो डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की थी। लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम लक्सर ने विधानसभा क्षेत्र की बीएलओ उड़न दल से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक की। इस दौरान बीएलओ ने कड़े निर्देश दिए कि अभी तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं उनके नाम दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बीएलओ बुलाने के पीछे जो मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके प्रारूप 6 छूट गए हों, तो वो नया मतदाता वो बन सकता है। अभी भी हमारे पास समय है जब तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, कोई गलती से कोई डिलीट हो गया हो तो वो भी हमने डायरेक्शन दिए है कि गलती से अगर किसी से डिलीट हो गया हो तो उसको भी पुनः प्रारूप 6 भर के उसको भी ऐड करवा लें। कोई जनप्रतिनिधि है, कोई संभ्रांत व्यक्ति है जिसका गलती से नाम छूट गया हो मतदाता लिस्ट में, तो उसका भी प्रारूप 6 भरवा के उसको भी ऐड करवा दें। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद चंपावत के डीएम नवनीत पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया प्रशासन ने चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस बार का लक्ष्य 75% मतदान कराना है। गांव-गांव जाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता आ सके। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है, तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग वगैरह होगा, वो समय जो है सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वहाँ इस समय टीम्स लागू हो गई हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर्स हटाने का काम कर रही हैं, बल्कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इस समय तैनात हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है जहाँ पे निर्वाचन को लेकर किसी में भय पैदा किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो तुरंत ये फ्लाइंग स्क्वाड उसमें कार्रवाई की। नैनीताल नगर के कोतवाल हरपाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाएगा। लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 24 घंटे के अंदर चौकियों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुरूप ही हमने कार्रवाई करनी है। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता में सकुशल चुनाव संपन्न कराना है, निर्भीक रूप से और सकुशल रूप से चुनाव संपन्न कराना है। चौकियों में क्या अब आचार संहिता लग गई है और हमारे अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशों में एसएसटी और एफएसटी का गठन किया जा चुका है। अब 24 घंटे हर पॉइंट पर चेकिंग होगी और जो भी सूचना आएगी उसको फ्लाइंग स्क्वाड काम करेगा। लोकसभा चुनाव और होली के त्योहार के मद्देनजर पंतनगर के सीईओ ओम प्रकाश और थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया। बैठक में ओम प्रकाश शर्मा ने बताया व्यापारी जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों ने कई सुझाव रखे हैं। इन सुझावों पर पुलिस अमल करने की कोशिश करेगी। होली के त्योहार में हुड़दंग मचाने वालों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आज जो है थाना परिसर में सम्रांत व्यक्तियों व्यापारियों की मीटिंग हुई है। पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, जिसमें यह मीटिंग में निश्चित किया गया कि होली का त्यौहार सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे। कोई भी किसी पर ज़बरदस्ती रंग नहीं डालेगा और मोटरसाइकिल तेज़ नहीं चलाएगा।
और प्यार से सब लोग होली खेलें। और जो आप स्मैक और उसकी बात कर रहे हैं, इसमें बीच में भी कभी कार्रवाई की गई, अफीम की खेती भी पकड़ी गई, उससे पहले चरस और अफीम भी पकड़ी गई है। उससे बहुत सख्ती की जाएगी, किसी भी कीमत पर नशेड़ियों को नहीं बख्शा जाएगा और जो व्यापार कर रहे हैं इनका उनको गिरफ्तार कर। रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कमर कस चुकी है और तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी अपने शक्ति केंद्रों पर बूथ अध्यक्षों को 100% मतदान कराने की रणनीति बना रही है। शक्ति केंद्र मदौला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा, पहली बार देश का ऐसा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जहां सबको पता है परिणाम क्या होंगे। देश की जनता नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को फिर से देखना चाहती है। वो हर एक महिला बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार। धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नधौर, गौला, कोसी, गंगा सहित अन्य नदियों में बारिश के समय हो रहे भूकटाव और बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण आबादी क्षेत्रों में जल भराव, भूकटाव को लेकर पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार और जिलाधिकारी नैनीताल को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। दैवीय आपदा और बाढ़ से बचाव की दशा में 14/2/2023 को माननीय उच्च न्यायालय प्रधान न्यायाधीश महोदय खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था 14/2/2023 को PIL 47/2022 चंदौला करके। तो उस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है नदियों से जितनी भी नदियां आरक्षित वन क्षेत्र की हैं, इन नदियों में जमा मलबा, डिसिल्ट, इस सब को हटाइए और नदी को चैनलाइज कीजिए, नदी को उसकी बीचों बीच धारा में परिवर्तित कीजिए और भारी जनहानि से जो है जनता को बचाइए, क्षेत्रों को बचाइए। इसके क्रम में जो है जिलाधिकारी हरिद्वार और जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो है उनका पालन नहीं किया गया। तो उसके परिप्रेक्ष्य से मेरे द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना के क्रम में याचिका दायर की गई। देहरादून के मंडी के पास बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना कार्यकाल का उद्घाटन किया। इस दौरान हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। पूजा पाठ और हवन के बाद कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी के साथ बीजेपी वोटर्स को साधने में लगी हुई है। खासकर उत्तराखंड की धामी सरकार का महिला और युवा वर्ग पर विशेष फोकस है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ते की किश्त भुगतान का आदेश जारी किया। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम जनता के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा सभी वर्ग को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिल भी रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी। हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेंगे। नैनीताल में होली की धूम मची हुई है। आज नैनीताल की माल रोड में जमकर अबीर और गुलाल उड़ा। पुरुषों की होली के बाद अब महिलाओं की होली देखने को मिल रही है। आज राम सेवक सभा द्वारा नगर में होली जुलूस निकाला गया। राम सेवक सभा द्वारा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होली गायन और स्वांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान कंट्रोल रूम, स्टैटिक टीमों, फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कहा गया, तत्काल प्रभाव से अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाना शुरू कर दें। सभी से अपील की गई, आदर्श आचार संहिता का अमल सख्ती से किया जाए। सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे चुनाव की और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठे। जनपद में हमारे स्पेशल समरी रिवीजन के बाद में लगभग और उसके बाद के जो अभी भी हम लोग लगातार कंटिन्यूसली एडिशंस कर रहे हैं,
तो उस आधार पे हमारे कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5,73,000 के आसपास है। और इसमें जो दिव्यांग मतदातागण हैं उनका नंबर 7,000 के आसपास का है। सिमिलर लाइन पे 85+ मतदाताओं का नंबर भी 7,000 के आसपास का नंबर है। तो लगभग 14,000 हमारे ऐसे मतदाता हैं जो या तो दिव्यांग मतदाताओं की कैटेगरी में आ रहे हैं अथवा वृद्ध मतदाताओं की। मुजफ्फरनगर जिले के चर्चित रामपुर तराहा कांड में 3 दशक के बाद अदालत की ओर से पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी पीएसी को सिपाही मलाप सिंह वीरेंद्र प्रताप पर आरोप साबित किया। इसमें 25 जनवरी 1995 को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अभियोजन के मुताबिक 1 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य उत्तराखंड बनने की मांग को लेकर देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे। देर रात मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। जब आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसमें 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। पूरे मामले में सीबीआई ने जांच की और दोषी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर मामले दर्ज कराए थे। इस जजमेंट में एडीजी कोर्ट नंबर 7 द्वारा एक बड़ा ही विशेष जजमेंट पारित किया गया है, जिसमें ये संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में रहते हुए, चाहे वो पुलिस बल में हो या किसी भी लोक सेवक हो, इस तरह की दोबारा से कोई विवश घटनाकारी न करें। और आम जनमानस में इस जजमेंट का संदेश जाएगा, जिससे न्यायालय के प्रति ये प्रूव होगा कि चाहे वो घटना 30 साल पहले की गई हो, इस तरह की पुनरावृत्ति कोई भी व्यक्ति ना करे, चाहे वो पुलिस हो या कोई व्यक्ति हो। नैनीताल के कूड़ा डंपिंग से आसपास रहने वाले लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले 15 से 20 दिन से यहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते उनके घरों में रहना उनका मुश्किल हो गया है। लोगों को घरों में खाना पानी दूभर हो गया है। यहां लगे कूड़े का ढेर बीमारियों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द इससे निजात दिलाने की मांग स्थानीय प्रशासन से कर रहे हैं। तो लोगों ने जल्द से जल्द कूड़े के ढेर से निजात दिलाने की मांग की है सरकार से। नैनीताल के कूड़ा डंपिंग से लोग अब परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है इसकी दुर्गंध से लोग अपने ही घरों में नहीं रह पा रहे हैं। उनका खाना पीना सोना उठना सब मुश्किल होता जा रहा है। दुर्गंध इतनी आती है कि बीमारियों को दावत दे रहा है और यहाँ पर लंबा कूड़े का जो ढेर है वो लगता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को जल्द इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द स्थानीय लोगों को कूड़े के इस ढेर से निजात दिलाने के लिए प्रशासन अपना काम करे, अन्यथा कोई बड़ा कार्यक्रम स्थानीय लोगों को करना होगा। आंदोलन की चेतावनी स्थानीय लोगों ने दी है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस बढ़ते कूड़े के ढेर को समाप्त किया जाए। मेट्रोपोल में और नगर पालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया गया है, जिसमें काफ़ी दूषित हवा आ रही है, जिसमें यहाँ के स्थायी निवासियों का रहना मुश्किल हो गया है और काफ़ी 20-25 दिन हो गए इसको और कोई इसका सुनने वाला नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसका स्थायी समाधान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।